कि समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा से आपको समय देगा, इसलिए समय की कदर करना सीखिए। तो आप अभी तक कहां और किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, हमारे दुनिया के अंदर में आर्थिक जीवन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है चीजें। साइंस के लिए एक प्रैक्टिकल लैब होती है, लेकिन कॉमर्स के लिए पूरी दुनिया ही एक प्रैक्टिकल लैब बनकर रह गई है। लगातार हमें प्रयास करने होते हैं, मेहनत करने होते हैं, बस यही बातें आपको ध्यान रखना होगा। सर मैं क्लास 12वीं में तो आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम क्लास 12वीं में आकर के अब तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम इस बात में उलझन में पड़े हुए हैं कि अगर हमें क्लास 12वीं के अंदर अर्थशास्त्र भी पढ़ने होंगे, लेखा शास्त्र भी पढ़ना होगा, गणित भी पढ़ना होगा, व्यवसाय अध्ययन भी है, अंग्रेजी भी है, और हमारे कुछ अलग भी पेपर हैं। कुछ बच्चों ने 6 पेपर भी रख लिए हैं। तो इन्हीं सारे सवालों का समाधान आज के सेशन में आपको मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चे इसी बात को लेकर के अभी तक उलझन में ही पड़े हुए हैं और अपनी तैयारी को शुरू भी नहीं किए। ये बहुत बड़ी गलती करी है आपने, क्योंकि कहा जाता है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा से आपको समय देगा, इसलिए समय की कदर करना सीखिए। क्योंकि जो गलतियां आपने क्लास 10th में किया, 11th में किया, क्या वो दोबारा से आप 12th के अंदर में करना चाहोगे? हम गलतियों को दोहराना तो नहीं चाहते। हर एक इंसान चाहता है कि अपने दिन प्रतिदिन की आदतों में सुधार लाए। तो आप अभी तक कहां और किस तरीके से तैयारी कर रहे हो? तो आज की पूरी सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि जून से भी अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो बेहतरीन तरीके से। तरीका क्या होगा, कैसे आप चीजों को फॉलो करोगे, क्या आपके सक्सेस के राज होने वाले आगे चल करके, इन सारी बातों को आज की सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर बात क्या है कि जून के पहले ही सप्ताह से हम कैसे पढ़ेंगे। अगर कॉमर्स के आप विद्यार्थी हो तो इस बात को तो जरूर जानते होंगे कि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक ऐसा दुनिया है जहां पर आप समझोगे कि हमारे दुनिया के अंदर में आर्थिक जीवन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है चीजें। ये सारी चीजों को समझते हुए अगर आप आगे बढ़ते हो तो लाइफ के अंदर में सक्सेस पाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जहां पर आप अलग अलग सब्जेक्ट ना सिर्फ पढ़ते हो बल्कि रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन भी सीखते हो। कहा जाता है कि साइंस के लिए एक प्रैक्टिकल लैब होती है, लेकिन कॉमर्स के लिए पूरी दुनिया ही एक प्रैक्टिकल लैब बनकर रह गई है। तो इन सारी बातों को आप समझते हो तो कॉमर्स एक बेहतरीन दमदार स्ट्रीम है। तो इस तरीके से आप पढ़ो कि क्लास 12th में आपके पूरे के पूरे अंक आए, और ना सिर्फ आप इन अंकों के साथ मोटिवेट भी होंगे बल्कि आगे चल करके अपने जूनियर्स को सजेस्ट भी कर पाओगे कि आगे हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो अभी पहले खुद सीख लो, फिर अपने जूनियर्स को भी ये बातें जरूर से जरूर सजेस्ट कर दीजिएगा। ओके, चलें आगे। यहां पर देखो, सबसे पहले आता है बात कि हम सर समय देना तो चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि किसी भी महान कार्य को करने के लिए, है कि नहीं, ये तो हालांकि मैंने नहीं, किसी महान इंसान ने कहा होगा कि किसी भी महान कार्य को करने के लिए हमें ताकत की जरूरत नहीं होती, बल्कि लगातार हमें प्रयास करने होते हैं, मेहनत करने होते हैं। बस यही बातें आपको ध्यान रखना होगा। छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ी सफलता मिलती है, इसलिए धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयास हमें करते रहने हैं। तो यहां पर महान कार्य ताकत से नहीं बल्कि लगातार करते रहने से होता है, तो यह बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है क्लास 12वीं के उन बच्चों के लिए, खास करके जो उत्तर प्रदेश बोर्ड के हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड के हैं, और 2025-26 की तैयारी, हम सीधा सीधा यहां कहेंगे कि चलो भैया 2026 की तैयारी, क्योंकि 2026 में आपके परीक्षा होने हैं। मतलब ये तो आपका सेशन है, मैं हटाऊंगा नहीं, 2025-26 तो आपका सेशन है। एग्जामिनेशन कब होगा आपका? 2026 में। तो यहां पर अगर आप स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स की तैयारी हिंदी माध्यम में कैसे की जा सकती है, वो भी जून से शुरुआत करेंगे तो कैसा होगा, है ना, सारी बातें समझेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे हमारे बिहार बोर्ड के भी हैं। अब बिहार स्टेट बोर्ड क्लास 12th कॉमर्स 2026 अगर आप जानना चाहते हो कि तैयारी हम कैसे करेंगे, तो उसका भी राज इस पूरे सेशन में शामिल है। मतलब चाहे तो आप यूपी बोर्ड से हो या फिर आप बिहार बोर्ड से हो, दोनों तरह के बच्चों के लिए हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हैं, कोई बच्चा मान लीजिए झारखंड बोर्ड का है, कोई एमपी बोर्ड का है, कोई उत्तराखंड बोर्ड का है, कोई राजस्थान बोर्ड का है, तो सभी बच्चे कैसे तैयारी कर सकते हैं आपको हम आज के सेशन में बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने 2 उदाहरण दिए आपको समझने के लिए कि यूपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड। लेकिन देखिएगा, दोनों ही बोर्ड
और बाकी जितने भी हमारे स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं सभी को पढ़ना होता है एनसीईआरटी। सर ऐसा क्यों? देखिए, ज्यादातर जो बोर्ड हैं वो अभी एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं। अगर सभी बोर्ड के सिलेबस को देखा जाए तो साफ साफ पता चलता है कि एनसीईआरटी एक ऐसा आधार लेकर के चला जा रहा है सभी के सभी सिलेबस के अंदर में, चाहे तो आप यूपी बोर्ड के हों या फिर बिहार बोर्ड के हों, राजस्थान बोर्ड के हों, झारखंड बोर्ड के हों या फिर एमपी बोर्ड के हों, ठीक है, किसी भी स्टेट बोर्ड के अंदर देखा जा रहा है तो यही एनसीईआरटी किताबें फॉलो की जा रही है। आप जो है अपने सिलेबस को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्या वो एनसीईआरटी के सिलेबस के साथ मैच करता है या नहीं। मैं आज की सेशन के अंदर में डिस्कस कर दूंगा कि दोनों ही पेपर में किस तरीके के सिलेबस हैं, किस तरह के चैप्टर हैं, ठीक है। देखिए, पहला ही किताब आपको पढ़ना होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो को ऐसे लिखा जाएगा MACRO और व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को लिखा जाएगा MICRO। माइक्रो यहां पर जो टर्म है इसका मतलब है छोटा, मतलब कि व्यक्तिगत तौर पर अध्ययन जब किया जाएगा एक कंपनी के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में, एक फर्म के बारे में, एक उत्पादनकर्ता के बारे में, तो हम लोग पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। बाजार के बारे में, किसी एक वस्तु का दाम कैसे तय होगा इसके बारे में, तो उसके लिए आपको जानना होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन पूरे अर्थव्यवस्था की अगर चर्चा हम लोग करते हैं, पूरे देश के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि पूरे देश का रोजगार स्तर, पूरे देश की जीडीपी, जीएनपी, ये सब कुछ हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र आप पढ़ते हैं। क्लियर है? मतलब पूरे देश के बारे में, पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है तो समष्टि अर्थशास्त्र, एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक फर्म, एक उत्पादनकर्ता, एक निवेशकर्ता के बारे में जानना है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर हो गया? अब यही दो किताबें हमें पढ़ना है स्टेट बोर्ड के लिए, ध्यान रखिएगा, स्टेट बोर्ड के लिए और क्लास 12वीं के लिए, ठीक है। ये किताबें एनसीईआरटी बहुत सस्ती दामों पर मिल जाती है, आसपास की बुक शॉप में चले जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी की दोनों किताबें बहुत सस्ती आपको मिल जाएगी, अन्यथा आप जो है इसके पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल में जाकर के, ठीक है। तो ये बातें आपको पता ही होगा। अब यहां पर आते हैं कि हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र में यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं, हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर में सभी बच्चों को पढ़ना होता है परिचय, उपभोक्ता का व्यवहार एवं मांग, उत्पादक का व्यवहार एवं आपूर्ति, या फिर बाजारों के प्रकार और मूल्य निर्धारण। ये सारे चैप्टर के नाम जो हो एनसीईआरटी के अंदर में थोड़े बहुत अलग अलग लिखे गए हैं, बट घबराइए मत, घबराइए मत। कई जगहों पर ऐसा भी जिक्र है कि हमारे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं इसके अंदर देखोगे तो कभी आपको 6 चैप्टर नजर आता है, कभी आपको 5 चैप्टर नजर आता है, ठीक है। तो ये हर एक किताबों के अनुसार देखोगे तो अलग अलग तरीके से चैप्टर को खंडित किया जाता है, बट घबराइए मत। मैं आपको यहां पर 4 चैप्टर कह रहा हूं तो ये 4 चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर में जब आपको 5 चैप्टर दिखाई देता है या 6 चैप्टर दिखाई देता है तो समझिएगा कि यहां पर जो बाजार वाला चैप्टर है वो 3 भागों में या फिर 2 भागों में आपको मिल जाएगा। 3 भागों में क्यों? क्योंकि अगर आप पुराना वाला एनसीईआरटी देखते हो तो वहां पर 6 चैप्टर नजर आता है, अपडेटेड एनसीईआरटी देखते हो तो उसके अंदर भी जो है आपको 5 चैप्टर नजर आता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो लास्ट में इसमें बाजार वाला चैप्टर है उसी को 3 भागों में या फिर 2 भागों में तोड़ा गया है। क्लियर सी बात है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में देखोगे तो इसमें भी आपको जो 6 चैप्टर नजर आएगा, लेकिन इसमें 6 चैप्टर नहीं है, टोटल 5 चैप्टर्स हैं। ऐसा हम इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके अंदर भी जो शुरुआत के 2 चैप्टर रखे गए हैं वो दोनों चैप्टर अलग अलग कर दिया गया है, जबकि दोनों एक ही तरह के चैप्टर हैं, मतलब दोनों में कंटेंट वही पढ़ने होते हैं, ठीक है, मिला जुला कंटेंट है दोनों के अंदर। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब जो वही सारी चीजें मर्ज होकर के बनेगी ना, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर में 4 चैप्टर आ जाते हैं। तो इस तरीके से सबके मार्क्स वेटेज होते हैं, सभी बोर्ड के अंदर में अलग अलग ये कैटेगराइज किया जाता है, इस पर भी आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आगे आ जाइए। समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर में आपको पढ़ना होता है राष्ट्रीय आय और उनके संबंधित समुच्चय, जैसे कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, ये सब सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलता है। आय और रोजगार का निर्धारण बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जिसमें कि डायग्रामेटिक कॉन्सेप्ट भी है, न्यूमेरिकल भी है, सारी चीजें मिल जाएगी आपको। मुद्रा और बैंकिंग,
मुद्रा और बैंकिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसको हर बच्चा पढ़ना चाहता है, क्योंकि हम हमेशा से सोचते हैं कि पैसा कैसे छपता है देश के अंदर में, है कि नहीं, कितना पैसा छापा जाना चाहिए। अगर भारत सरकार ये कर सकती है काम कि भैया पैसा छाप दो, तो अनलिमिटेड छाप देती, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रही है। अच्छा, देश में जो करेंसी नोट छापे जाते हैं उसके पीछे कौन सा लॉजिक लगता है, कौन सा तरीका होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपके मन में कभी ना कभी विचार तो आया होगा। तो ये सब कुछ आप सीखोगे मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर में। यहां पर देखिएगा सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, ये भी बहुत बेहतरीन चैप्टर है जहां से आप सीख पाओगे, समझ पाओगे कि आखिर में देश के अंदर सरकार बजट बनाती क्यों है, बजट बनाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के साथ जो बजट तैयार किए जाते हैं। तो ये सारा कहानी आप सीखोगे यहां पर। लास्ट में आप देखिएगा भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहां पर ये सारे चैप्टर्स हैं, मार्क्स वेटेज पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि हर एक बोर्ड के अंदर में अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किए जाते हैं। ओके, समझ आ गया होगा। चलिए अब यहां पर आते हैं कि सर हमारे जो मेजर चैप्टर हैं, जो बड़े बड़े चैप्टर हैं, वो कौन कौन से हैं। मार्क्स वेटेज के हिसाब से अगर देखें तो सभी बोर्ड के अंदर में कुछ चीजें कॉमन है, जैसे कि उपभोक्ता व्यवहार और मांग, ये वाला चैप्टर देखोगे तो सभी बोर्ड के अंदर में मार्क्स वेटेज इसके ज्यादा हैं। उसके बाद उपभोक्ता का व्यवहार और आपूर्ति की बात करें, ये भी चैप्टर मार्क्स वेटेज ज्यादा रखता है। जनरली जो बाजार वाले चैप्टर है वो 10 नंबर के हैं सभी बोर्ड के अंदर में, किसी में 8 नंबर के, किसी में 10 नंबर के। तो इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको चैप्टर्स की तैयारी करनी है ना कि मार्क्स वेटेज का, ठीक है। अगर आप पूरी तैयारी कर लेते हो तो फिर मार्क्स वेटेज तो कंप्लीट आ ही जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहां पर आइए, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर में कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर, ये सभी स्टेट बोर्ड के अंदर में हम बात कर रहे हैं, बड़ा चैप्टर है। उसके बाद आय और रोजगार का निर्धारण, ये भी बड़ा चैप्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका यहां पर बनता है वो है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आप ना सिर्फ चीजों को सीखते हो बल्कि रियल लाइफ में भी आपको बहुत सारी चीजें काम आने वाली है। जैसे सरकार बजट जब बनाती है तो कहां से कितने पैसे प्राप्त करती है, कहां पर कितने खर्चे करती है, इन चीजों को आप ठीक ढंग से समझ पाते हो, ठीक है। सो ये वाला चैप्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर 3 चैप्टर, वैसे तो मनी एंड बैंकिंग बहुत ईजी आसान चैप्टर है, तो मार्क्स वेटेज भी लगभग सरकारी बजट और बैंकिंग वाला चैप्टर का सेम टू सेम रहता है, 8-8 नंबर के या 7 नंबर 8 नंबर के ऐसे रहते हैं चैप्टर जनरली, ठीक है। तो इस पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां से बातें आ गई क्या कि हमें यानी कि 2 किताबें पढ़नी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र से जो है आप क्या सीखेंगे कि कैसे जो है वो किसी वस्तु का दाम तय किया जाता है, कैसे किन वस्तुओं का मांग ज्यादा होता है, कब ज्यादा होता है, किन वस्तुओं की पूर्ति कब ज्यादा होती है, कब कम होती है, ठीक है, एक वस्तु का दाम कैसे तय किया जाता है, सब कुछ सीखोगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। क्लियर है। समष्टि में सीखोगे राष्ट्रीय आय क्या है, इसी प्रकार से बजट क्या है, बजट बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं, 2 देशों में जब आर्थिक लेन देन होता है तो उसका रिकॉर्ड कहां रखा जाता है, भुगतान संतुलन क्या है, व्यापार संतुलन क्या है, ये सारी चीजें आपको मिलेगा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो ये बातें आपने समझ लिया, यानी कि टोटल जो आपके 100 नंबर हैं, 100 के 100 नंबर हैं, ये 100 नंबर आपकी केवल और केवल इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं, ये 100 नंबर आप प्राप्त आसानी से कर सकते हो, क्योंकि 50 नंबर के आपके सवाल पूछे जाते हैं व्यष्टि का और 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं समष्टि का। किसी किसी स्टेट बोर्ड के अंदर में इंटरनल असेसमेंट भी होता है, तो ये सारा कुछ यहीं से आएगा, कोई अलग से नहीं आएगा, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिए, मतलब पूरा का पूरा आपको दोनों पेपर कवर करने बहुत अच्छे तरीके से, तब जाकर के आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी और पूरे के पूरे नंबर आप हासिल कर पाएंगे। अब सर कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, हम दोनों पेपर को कवर बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो 2 तरह की किताबें मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। देखिए, एक तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी तो सभी बच्चों के पास होने ही चाहिए, व्यष्टि के लिए भी समष्टि के लिए भी। लेकिन इन दोनों किताबों के लिए आपके पास एक ऐसा किताब होना चाहिए, साइड किताब, जो कि आप कह सकते हो कि पढ़ें और उसमें अगर समझ नहीं आया तो एग्जाम्पल भी होने चाहिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस होने चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको एक ऐसी किताब सजेस्ट कर रहा हूं जो कि आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहां पर व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए आप ले सकते हो टीआर जैन, विके ओहरी की किताब या फिर संदीप गर्ग की किताब। ये दोनों ही किताबें बहुत 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 अच्छी है, ठीक है। मतलब आप पढ़ोगे तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि हमें समझ नहीं आया, एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो आप
टी.आर. जैन की किताब, वीके ओरी की किताब ले सकते हो, या फिर संदीप गर्ग की किताब ले सकते हो। इन दोनों में से कोई एक ही किताब लेना, दोनों बेस्ट हैं, दोनों बेस्ट हैं, दोनों को तुलना नहीं कर सकते हम, बट दोनों बहुत बेस्ट हैं, बेस्ट लेवल की है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे समष्टि अर्थशास्त्र, टी.आर. जैन की, वीके ओरी की किताब ले सकते हो, संदीप गर्ग की किताब ले सकते हो। मतलब चाहे तो व्यष्टि के लिए हो या समष्टि के लिए हो, ये दोनों किताबें आपको मिल जाती है संदीप गर्ग की, वीके ओरी और टी.आर. जैन की। तो ये किताबें लीजिए और आसानी से पढ़िए। अगर आपके पास कोई और भी किताब है, जैसे कि बहुत सारे हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे जो हैं वो एसपीईडी का फॉलो करते हैं, ठीक है, एसबीपीडी का फॉलो करते हैं, तो आप उसी को फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें भी कंटेंट अच्छे से लिखे हुए हैं, ठीक है। और आप बता देना अगर आपके पास कोई दूसरी और भी किताब है तो आप चैट के अंदर लिख सकते हो, आप बता देना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर में कि आपके पास कौन सी किताब है, ठीक है। हालांकि कोई भी आपके पास किताब हो उसमें देख लीजिएगा कि आपके जो सिलेबस हैं उसके अनुसार उसमें कंटेंट लिखे होते हैं। शुरुआत के 2-3 पेज पहले ही देखना, जब आप किताब खोलोगे तो 2-3 पेज पहले ही जो होते हैं उन्हीं पेजों में लिखे होते हैं चैप्टर्स के नाम, वो मिला लीजिएगा कि ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं या नहीं। देखिए किसी किसी किताब के अंदर में चैप्टर आपको मिलेंगे 20, किसी में 18, किसी में 10, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो सारे चैप्टर जो है कवर हो रहे होंगे, उन सारे चैप्टर्स को अलग अलग तोड़ दिया जाता है बहुत सारे अलग अलग भागों में, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब मुख्य बिंदु पर आते हैं, आज का जो सेशन या फिर उद्देश्य हमारा है, क्या सर हम पढ़ाई ऑफलाइन करेंगे या ऑनलाइन करेंगे? अभी हम जब तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो क्या हमारी तैयारी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी? तो यहां पर जान लीजिएगा ऑनलाइन में क्या क्या फीचर्स हैं, ऑफलाइन में क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा डिफरेंस, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ये आप जैसा लेना चाहो वैसा कर सकते हो, जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। ऑफलाइन में अभी क्या है, यहां पर प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कम से कम तो आपको चार्जेस 1000 रुपए से ऊपर ही लगते हैं, 2000, 3000, 4000, 5000 तक भी फीस होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर के लिए। आपको तो कॉमर्स के अंदर में कई सारे पेपर पढ़ने होंगे, मैंने तो केवल इकोनॉमिक्स का दिखाया है यहाँ पर सिलेबस, है कि नहीं। इसी प्रकार से आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, इसी प्रकार से आप व्यवसाय अध्ययन पढ़ेंगे, ठीक है, बिजनेस स्टडीज जिसको बोलते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इतने सारे पेपर हैं। और हर एक पेपर के लिए अगर आप 2-3 हजार रुपये देने के मतलब कह सकते हो सक्षम है, तो आप जो है वो ऑफलाइन के लिए जा सकते हो। लेकिन यहां पर दूसरी बात ध्यान रखना है कि ऑफलाइन में जाकर के एक तो आपका मतलब क्लास या कोचिंग तक पहुंचने के लिए आपको समय लगती है, पहली चीज तो ये है। दूसरी बात ये है कि महंगे चार्जेस देने पड़ रहे हैं, ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पर आपके पास 24 घंटे सातों दिन डाउट सपोर्ट नहीं होता है, ओके। हो सकता है कहीं कहीं पर ये चीजें हों, बट मेरे अनुसार या फिर मुझे जहां तक जानकारी है कि ऑफलाइन सेंटर में बच्चे जाते हैं, बैठ करके पढ़ाई करते हैं, उनको प्रैक्टिस सीट भी दिया जाता है, सब कुछ करवाया जाता है, बट डाउट सेशन 24 घंटे सातों दिन नहीं होते। बात आती है ऑनलाइन की। ऑनलाइन में आपको ये बहुत अच्छा फीचर्स मिल जाता है। सबसे पहले की सस्ती हो गई है, ठीक है। ऑनलाइन चाहे तो जैसे आप पढ़ाई करें, सस्ती हो गई है, बहुत सस्ती हो गई है ऑनलाइन पढ़ाई, बहुत आसान हो गया है, घर बैठे आप आसानी से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप 24 घंटे सातों दिन में कभी भी ऐसा लगा कि सर किसी टॉपिक पर हम अटक रहे हैं, फंस रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो उस वक्त आपके पास डाउट सपोर्ट होता है। एक खास बात और भी है कि हम जब कभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो यहां पर हमारे सारे लेक्चर रिकॉर्डेड भी रहते हैं, लाइव भी होते हैं, तो लाइव सेशन भी है, रिकॉर्डेड भी है, जहां जैसे पढ़ने का मन कर रहा है पढ़ लो। अगर मान लीजिए किसी दिन आप किसी वजह से क्लास को नहीं अटेंड कर पाए, कहीं दूसरे के यहाँ पर विजिट करने के लिए चले गए, दोस्त की शादी में चले गए, या फिर फलाने फलाने रिश्तेदार के यहाँ पर चले गए, ऐसा कुछ हो जाता है, तो उस दौरान भी आपकी क्लासेस नहीं छूटती है। हाँ, लाइव क्लासेस तो छूट जाती है, लेकिन वही चूंकि क्लासेस अब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है तो हम कभी भी देख सकते हैं। तो ये फीचर्स आपके हाथ में होता है ऑनलाइन क्लास करने के अंदर। तो यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि दोनों में क्या फीचर्स हैं, क्या कमियां हैं। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा। आज से ही ठान लीजिए कि हमें तैयारी किस तरीके से करना है। बस शुरुआत से ही डिसाइड कर लो कि हमें ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है। भटकते मत रहो, क्योंकि अभी जो है शुरुआत आप करोगे तो पूरे साल आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे हर एक सब्जेक्ट को, ठीक है। चलिए अब यहां पर आते हैं कि सर हम अब क्या करें, ये मुझे बताओ। हम पूरी तरीके से तो समझ गए हैं कि डिफरेंस कहां कैसे है, नहीं है। अब हमें यह समझना है कि हम अब क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बहुत अच्छा अंक हासिल करना चाहते हो
क्लास 12th के अंदर में एक बहुत ही अच्छा प्लान तैयार करो, टाइम टेबल बनाओ। सर कैसे टाइम टेबल बनाएंगे? क्या हम केवल टाइम टेबल ऐसे तैयार कर देंगे कि 2 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है? नहीं, आपको फॉलो भी तो करना होगा। सिर्फ टाइम टेबल लिखावट में नहीं होना चाहिए, फॉलो करने पड़ेंगे। तो कम से कम रियलिटी के साथ आप रहेंगे तो 6 से 8 घंटे आपको टाइम टेबल बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, आपको टाइम देने पड़ेंगे। मैं अभी आपको सजेस्ट करूंगा, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं उसको। दूसरा यहां पर कंप्लीट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे भी, और कंप्लीट नोट्स बनाने के लिए ना बल नहीं लगाने एक साथ में कि हम 10 दिनों का लेक्चर का एक ही दिन नोट्स बना लिए, नहीं, धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयास करने हैं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था। ठीक है, तो प्रत्येक दिन जो पढ़ोगे उसका नोट्स बनाते जाओ साथ साथ में। अच्छा, रिवीजन भी आपको पर डे करना चाहिए, पर डे कम से कम 2 घंटे तो समय जरूर निकालना चाहिए रिवीजन के लिए। ठीक है, मतलब 6 से 8 घंटे जो पढ़ाई करोगे उसमें से मान करके चलिए कि 2 घंटे रिवीजन का ही है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये बात समझ आ रहा होगा। फिर जो है आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ में ही करते जाना है। आप चाहें तो इसका चुनाव संडे को कर सकते हैं, सैटरडे को कर सकते हैं, जब कभी आप फ्री हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग आप करना सीखिए बीच बीच में, ताकि आप परफेक्ट तरीके से समझ पाएं कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना होता है। ठीक है, बड़े भैया का, बड़ी दीदी का, अपनी टीचर्स का, या फिर स्कूल में अपने टीचर्स का सजेशन ले सकते हो, सलाह ले सकते हो। ठीक है, बात यहां पर देखिएगा, मॉक टेस्ट जो है वो जरूर लगाना है, क्योंकि खास करके अगर हम बिहार बोर्ड की बात करेंगे तो बिहार बोर्ड के अंदर में 50% एमसीक्यूज आते हैं, पूरे के पूरे सिलेबस से 50% एमसीक्यूज आते हैं। तो इसलिए देखोगे कि मॉक टेस्ट लगाने से होगा क्या कि आप हर एक टॉपिक के बारे में बहुत डेप्थ में चले जाओगे, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। क्योंकि जब आप थ्योरेटिकली सारी चीजों को पढ़ रहे होते तो वो तो दिमाग में है ही, लेकिन जब कोई वहीं से आपको एमसीक्यूज पूछेगा और आप उसका सही जवाब दे पाएंगे, इसका मतलब आपके अंदर पूरी नॉलेज है उस कंटेंट के बारे में। तो यहां पर एमसीक्यूज या फिर मॉक टेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर देखिएगा, संडे को आप स्पेशल टाइम अगर निकालते हैं तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। आप खेल कूद कीजिए, मैं मना नहीं करता हूं, ये आपके रूटीन में आ सकता है, क्योंकि खेल कूद करना भी बहुत जरूरी होता है। सिर्फ पढ़ाई 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 करना अनिवार्य नहीं होता, बल्कि हम अपने जीवन को इस तरह से जिए कि भैया ये हमारा बोझ नहीं है, पढ़ाई बोझ नहीं है, पढ़ाई एक डोज है जो कि हर दिन लेना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए, तो पीवाईक्यूज आपको कहां से मिलेंगे? तो आप अपने जो भी बोर्ड से हो वहां का उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए, वहां पर पीवाईक्यूज मिल सकते हैं। नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पर भी पीवाईक्यूज देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाती हैं, है कि नहीं। तो संडे स्पेशल आप टाइम निकाल करके पीवाईक्यूज देखिए कि पिछले साल कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एनालाइज करना सीखिए, विश्लेषण करना सीखिए, और सेम उसी दिन आप चाहे तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो यहां से आप शुरुआत तो नहीं कर रहे हैं, ना ही जनवरी से, ना ही फरवरी से, ना ही मार्च से। सेशन जनरली शुरुआत कहां से हो जाती है हमारी? अप्रैल से। ठीक है, अप्रैल से शुरुआत हो जाती है सेशन हमारी। तो अप्रैल से लेकर के आपने अगर शुरुआत नहीं किया तो आप मई से भी शुरुआत नहीं कर पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये 2 महीने आपके समाप्त हो चुके हैं। अब आप जो है जून से अगर प्रिपरेशन करते हो तो ये जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने तक जाते जाते आपके लगभग 40% सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। कितने? 40%। बाकी आप देखोगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जब आपके सिलेबस बहुत पिक लेवल पर चल रहा होता है, मतलब थोड़ी सी उसमें रफ्तार भी आ चुकी होती है ना। और पीछे के जितने भी चैप्टर्स आप पढ़े होते हैं इन 3 महीने के अंदर में, जून, जुलाई, अगस्त, उन सारी चीजों का रिवीजन भी हो रहा होता है। और जैसे ही आप अगस्त के बीच में पहुंचते हो, जुलाई अगस्त के बीच में पहुंचते हो, वैसे ही आपका पता चलता है कि सर अब हमारा तो हाफ ईयरली सेशन आ गया। तो उस दौरान आप जो हो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे हाफ ईयरली के लिए भी, साथ ही साथ आप आगे की प्रिपरेशन देख रहे हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बहुत परफेक्टली आप 80% 90% के अप्रॉक्स में सिलेबस कवर कर लोगे। ठीक है, अब बात आती है दिसंबर की। ठीक है, दिसंबर की और जनवरी की। तो दिसंबर और जनवरी में आप क्या करते हो? ज्यादातर आप क्या करते हो? पीवाईक्यूज लगाते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आंसर देखते हो कि कैसे हम कर सकते हैं उसका आंसर। प्लस में आप ये सीखते हो कि भैया अब तो जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन नजदीक आ गया, तो हम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। तो ऐसे ही सोचते सोचते आपके ये पूरे साल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए शुरुआत यहां से कर दीजिए, जो आज का काम आज करता है वही एक दिन जीवन में राज करता है। इस बात को दिमाग पर बैठाइए और काम आज से ही शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, शुभ काम में देरी कैसी भाई, है कि नहीं। अब यहां पर देखिएगा, सबसे लास्ट में मैं आपको टेबल बता रहा हूं
कि आप कैसे टेबल को बना सकते हो। कुछ आइडियाज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत आप चेंजेस भी कर सकते हो, अपने अनुसार देख लीजिएगा कैसा आपके लिए सुटेबल बनता है। ठीक है, तो 3 घंटे आप समय निकालिए कठिन विषयों के लिए। कठिन विषय कौन से होते हैं? जनरली ज्यादातर बच्चों को हमने देखे हैं कि अकाउंट्स में जो है वो चूंकि कैलकुलेशन भी आता है तो बच्चे उसमें कमजोर महसूस करते हैं शुरुआत में, हालांकि बाद में उसमें भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो शुरुआत में आपको यहाँ पर मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा अकाउंट्स के अंदर में। और किन किन बच्चों का चूंकि मैथ्स भी होता है, बहुत सारे बच्चे मैथ नहीं लेते कॉमर्स के अंदर में, तो मैथमेटिक्स और अकाउंट्स ये दोनों पेपर जो है वो जनरली कठिन विषयों में गिना जाता है बच्चों के अनुसार। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दूसरा बात आता है कि 2 घंटे आप समय निकालिए कम से कम थ्योरी वाले सब्जेक्ट के लिए। थ्योरी वाले सब्जेक्ट मीन्स जैसे कि आपके इकोनॉमिक्स हैं, हालांकि इसमें पूरा पूरा थ्योरी नहीं होता, इसमें भी नॉमेरिकल होते हैं, लेकिन इसमें कठिन नॉमेरिकल नहीं होते, आसान आसान वाले होते हैं। ठीक है, बिजनेस स्टडीज की बात करें तो इसमें केस स्टडीज वाले क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें भी पीवाईक्यूज वगैरह लगा सकते हो। तो ये सब जो है ना आपके लिए सिद्धांत आधारित जो है वो सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर थ्योरी वाले पेपर इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, ये दोनों पेपर आप कम से कम तो 2-2 घंटे इनके लिए समय निकाल सकते हो अल्टरनेटली। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 1 घंटे आप कम से कम दीजिए इंग्लिश के ऊपर में। अगर आपका पेपर इंग्लिश है, इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, हिंदी पेपर है, हिंदी पर ध्यान दीजिए। अल्टरनेटली आप फॉलो कर सकते हो हिंदी या इंग्लिश के लिए। ठीक है ना, ज्यादातर बच्चों का इंग्लिश कोर होता है, तो यहाँ पर इंग्लिश पेपर को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 4 पेपर तो पढ़ रहे होते हैं, अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, और लास्ट में जब सितंबर अक्टूबर तक पहुंच जाते हैं, दिसंबर तक पहुंच जाते हैं, तब उनके मन में ख्याल आता है अरे इंग्लिश तो मेरे छूट गया, अब क्या होगा। तो ऐसे में करने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी से ही लग जाइए सारे पेपर के ऊपर, क्योंकि यहां पर पांचों के पांचों पेपर में आपको टॉप करना होता है, मतलब टॉप मतलब पास करना होता है, बहुत अच्छे अंक लाने होते हैं, तब जाकर के आप फाइनली पास गिने जाओगे। नहीं तो किसी एक पेपर में अगर अंक बहुत कम आ गया, फेल हो गए, तो ओवरऑल फेल हो गए, है कि नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पांचों पेपर पर समान रूप से आप ध्यान दीजिए। क्या आप यहां पर उंगलियां जो पांचों देखते हैं एक साइज की है? नहीं, सब अलग अलग साइज की है। इसलिए ये सभी सब्जेक्ट भी क्या है, अलग अलग जो हो उसमें मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से जो कठिन विषय है उस पर 3-3 घंटे कम से कम समय निकालिए अल्टरनेटली, और जो थ्योरी वाले पेपर हैं 2-2 घंटे समय निकालिए अल्टरनेटली, और जो यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश आपका लैंग्वेज पेपर है तो उस पर 1-1 घंटे समय निकालिए। सबसे आखिरी में ध्यान देना कि 2 घंटे का रिवीजन सीरीज ये तो मस्ट है, मतलब दिन भर आपने जो पढ़ाई किया, ठीक है, एक दिन के लिए एक रूटीन दिया हुआ है, एक दिन के लिए, जैसे कि यहां पर 2 घंटे 3, 2 और 1, इस प्रकार से इसका फॉर्मूला लगाया गया है। 3 घंटे आपको कठिन विषयों के लिए देना है, 2 घंटे आपको थ्योरी पेपर के लिए, और 1 घंटे आपको लैंग्वेज पेपर के लिए। हो गया। तो यहां पर देखोगे 3 और 2 5 और 1 6 घंटे तो आप पढ़ाई सिर्फ कर रहे हो, विषयों की पढ़ाई हो गई। लेकिन पूरे दिन भर में, पूरे 6 घंटे में आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, लास्ट में हम जनरली कहते हैं कि जब आप सोने के लिए जाते हो रात्रि में, तो उससे पहले ही, रात्रि में सोने से पहले ही आप हर चीज को एनालाइज करना सीखिए। इससे 2 फायदा होता है, आपकी मेमोरी बिल्कुल जागरूक रहती है। आप मोबाइल को उस समय ज्यादा मतलब छेड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो आपको छेड़ देता है, होता है या नहीं, मतलब आप परेशान हो जाते हो, कई बार होता है रात में आप शॉर्ट्स देख रहे हो, रील देख रहे हो, ये काम बंद कीजिए, ये पॉजिटिव नहीं ले जाएगा आपको। ठीक है, पॉजिटिव क्या ले जाएगा, आप 2 घंटे समय निकालिए रात्रि में सोने से पहले, और यही 2 घंटा आपका जो है वो बहुत परफेक्ट आपको लेवल तक ले जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं जहां तक इसको, कि मैं ऐसे ही फॉलो किया करता था, जो मैं आपको टाइम टेबल दिया हूं असल में ये मेरे ही टाइम टेबल हुआ करते थे। हाँ, यहाँ पर विषयों की जो वो गिनती अलग अलग रहती थी, बट ये टाइम टेबल वही हुआ करता था 3-2-1। ठीक है, तो वो भी मैंने आपके साथ साझा कर दिया, इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप फॉलो करना चाहें तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की सेशन के अंदर में हमने पूरी बातें आपको बता दी है। अगर आपको लगता है कि सर मैं कुछ और भी बातें जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, तो आप मुझे चैट के अंदर बता देना। आज की सेशन में रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली सेशन में। बाय बाय, जय हिंद, जय कॉमर्स।